हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रयोगशाला परिचारक की निशुल्क सीरीज में निशुल्क बैच में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज के सेशन में हम बायोलॉजी के अंतर्गत एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो आपका पढ़ने वाले हैं, जो कि है नर्वस सिस्टम या आपका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तो बहुत सारी चीजें आती हैं अगर आप प्रोफेशनल साइंस की बात करें तो, लेकिन एक सामान्य अध्ययन की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से तंत्रिका तंत्र में हम मुख्यतः दो चीजों का अध्ययन करते हैं। एक है आपका ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, अर्थात मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो आज के इस लेक्चर में हम मस्तिष्क और मेरुरज्जु को बड़े ही डिटेल से समझने वाले हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसके अलावा मेरुरज्जु का क्या कार्य होता है, इसके किस प्रकार के कितने कितने भाग होते हैं और यहाँ से किस किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं, इन सभी को हम डिटेल से इस सेशन में समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि जो छात्र हमारे इस क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं, प्रयोगशाला परिचारक की निशुल्क जो ऑनलाइन सीरीज है उससे आप जुड़ सकते हैं, जिसमें क्लासेस के लिंक के साथ साथ आपको हर क्लासेस के, इवन इस क्लास के पीडीएफ नोट्स भी वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके लिए स्क्रीन के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पे केवल अपना नाम लिखिए, प्रयोगशाला लिखिए और हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे छात्रों की मांग के आधार पर प्रयोगशाला परिचारक के कंप्लीट कोर्स का जो आपका पेड ऑनलाइन कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है। पहले केवल जीएस के लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया था, लेकिन बहुत से छात्रों के मैसेज के आधार पे, मांग के आधार पे अब साइंस भी उसमें आपका शामिल कर दिया गया है। तो एक प्रकार का ये बड़ा अनाउंसमेंट है आपके लिए, एक बार देख लीजिए। जो छात्र पेड ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने 2,990 रुपए में, ठीक है, 2,990 रुपए में केवल जीएस का कोर्स जो है वो आपका लॉन्च किया था प्रयोगशाला परिचारक का, जिसमें जो 40 नंबर के जो आपके जीएस वाले पोर्शन थे, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ जीएस के साथ साथ जो आपका भारत का जो भूगोल वाला एरिया है, इंडियन जीएस वाला एरिया है, उसको हम केवल 2,990 रुपए में जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे थे। अब इसमें अच्छी खबर ये है कि इतने ही रुपए में, इतने ही फीस में हमने इसमें सामान्य विज्ञान को भी ऐड कर दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पूरी कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस अब आपको 2,990 रुपए में जो है वो आपका अवेलेबल है। तो ये जो हमारी निशुल्क सीरीज है वो तो चलती ही रहेगी, लेकिन जो छात्र जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, जो पेड ऑनलाइन कोर्स की मांग कर रहे हैं, उनके लिए फीस देखिए इसकी तो 5,000 रुपए है, लेकिन प्रथम जो आपके 100 छात्र रहेंगे उनके लिए फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। 2,990 रुपए जो हमारे केवल छत्तीसगढ़ जीएस का फीस है, जो मैं छत्तीसगढ़ पढ़ाता हूँ, केवल उसी की फीस 2,990 रुपए होती है। बट इस 2,990 रुपए में आपको कंप्लीट साइंस जो 60 अंकों का है, कंप्लीट जीएस जिसमें सीजीजीएस प्लस इंडियन ज्योग्राफी वाला जो आपका जीएस है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। याद रखेंगे ये जो फीस रहेगी वो प्रथम 100 छात्रों के लिए रहेगी। वे छात्र मत घबराएं, मत चिंतित हो जिन्होंने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है जीएस वाले क्लास में। वो सोच रहे होंगे कि सर हमने जीएस 2,990 रुपए में लिया है, हमको साइंस नहीं मिल पाया। तो आपके बैच में भी साइंस का कंप्लीट क्लास ऐड कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी मेरे को देनी थी। साथ ही साथ वर्तमान में जितने भी वैकेंसी आने वाले हैं या जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है, उन सभी की ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है। प्रयोगशाला परिचारक के कंप्लीट कोर्स के अलावा आरक्षक भर्ती के लिए भी कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक, स्पेशल कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक के लिए, एडीओ के लिए, पटवारी के लिए, सीजीपीएससी प्री के लिए टारगेट कोर्स, क्रैश कोर्स, व्यापम का जो है कंप्लीट कोर्स, सीजीपीएससी प्लस व्यापम ऑल इन वन कोर्स जो कि 1 साल का टारगेट कोर्स है। इसके अलावा स्पेशल छत्तीसगढ़, ये सभी जो आपके पेड ऑनलाइन कोर्स हैं, इनकी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे पेड ऑनलाइन जो आपका व्हाट्सएप नंबर है 7470960094 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, सभी का कॉल जो है वो रिसीव कर पाना पॉसिबल नहीं है। और जो फ्री क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो स्क्रीन के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है आप उस पे मैसेज करें। चलिए हम क्लास को जो है वो आपका कंटिन्यू करते हैं और अब हम बात कर लेते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में।
ठीक है। तो जहां पे बात आती है तंत्रिका तंत्र की, तो वहां पे देखिए क्या है कि अगर हम तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इस प्रकार के 3D डायग्राम से तो आप तंत्रिका तंत्र को नहीं समझ सकते। ये देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, वीडियो वगैरह यूट्यूब में देखते हो उसमें भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सामान्य अध्ययन की दृष्टि से देखें, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मनुष्य में जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, वो कितने भागों में बटा है और किस भाग के अंतर्गत कौन से ऑर्गन आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक सिंपल चार्ट के माध्यम से पहले आपको कितने भाग में बटा हुआ है वो समझाता हूं, फिर एक एक करके डायग्राम के द्वारा हम इसको डिटेल में समझते हुए चलेंगे। पहला चीज तो आप याद रखें बेटा कि मनुष्य का जो आपका नर्वस सिस्टम है, मनुष्य का जो आपका तंत्रिका तंत्र है, ये 3 भागों में जो है वो आपका बटा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से 3 भागों में बटा हुआ है? पहले तो ये तीनों भाग आप दिमाग में बिठा लीजिए। इसमें जो आपका पहला हिस्सा है नर्वस सिस्टम का, उसको कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैं शॉर्ट में नर्वस सिस्टम को NS लिखते हुए चल रहा हूं, अभी हिंदी में भी आपको बता दूंगा। तो एक हिस्सा मतलब कहलाता है क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक सेकेंड हम ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं, चलिए फुल है। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है उसको कहते हैं बेटा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जो तीसरा हिस्सा होता है मानव तंत्रिका तंत्र का, उसको कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये 3 भाग में मनुष्य के नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को बांटा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, क्या कहा जाएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या कहलाता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसको कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये 3 भाग में हम नर्वस सिस्टम को बांटते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसमें से जो मेन है बेटा, जहां से प्रश्न बनता है, वो यही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये मेन है? इसका रीजन ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ही आता है ब्रेन, अर्थात मस्तिष्क, ठीक है, मानव मस्तिष्क, और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरुरज्जु कहा जाता है। ठीक है, और इसी को मेन अपने को आज की क्लास में पढ़ना है, यहीं से प्रश्न जो है वो आपका बनता है, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, लेकिन इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको जानना है, क्या पता इनसे भी प्रश्न पूछ दे। ठीक है, तो जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके भी जो है वो आपके 2 हिस्से हैं, इसको भी 2 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक होता है इसमें क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, और एक होता है आपका स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। शुद्ध हिंदी में देखें तो क्रेनियल नर्व मतलब होता है कपालीय तंत्रिकाएं, कपालीय तंत्रिकाएं, और स्पाइनल नर्व मतलब होता है मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। राइट, तो ये क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व क्या है, ज्यादा डिटेल में जानना है नहीं, केवल आपको इनकी संख्या वगैरह याद रखना है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब देखो अंतिम में आता है क्या? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये भी जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। ठीक है, शुद्ध हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? पैरासिम्पैथेटिक मतलब परानुकंपी स्वायत्त तंत्र, परानुकंपी स्वायत्त तंत्र। और सिंपैथेटिक मतलब अनुकंपी, अनुकंपी स्वायत्त तंत्र। ठीक है, परानुकंपी और अनुकंपी, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, मोटा मोटा एक विभाजन हो गया ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, कि मानव का जो तंत्रिका तंत्र होता है तीन भागों में अपन उसको बांटते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत अपने को पढ़ना है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम नर्व्स पढ़ते हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वो आपका पार्ट है। वो क्या होता है हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले जो महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न ज्यादा बनता है, जाहिर सी बात है हम वहां से शुरुआत करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम पहले ब्रेन का अध्ययन करेंगे, क्या क्या प्रश्न बनता है ब्रेन से, ब्रेन के कितने भाग होते हैं। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु के बारे में जो है वो आपका पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत किसके बारे में, ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। तो मनुष्य का जो आपका ब्रेन होता है, जो हमारे यहाँ पे कपाल के भीतर है, खोपड़ी के भीतर है, वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन इस डायग्राम से आप समझना चाहोगे तो मस्तिष्क को समझना थोड़ा सा जटिल हो जाता है। इसके लिए हम एक दूसरे प्रकार का डायग्राम यूज करते हैं, जिसमें अलग अलग कलर में मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को दर्शाया गया है। ठीक है, हालांकि मस्तिष्क कुछ इसी प्रकार का गुलाबी रंग का ही दिखाई देता है, वो कलरफुल नहीं होता। केवल आपको समझाने के दृष्टिकोण से एक दूसरा चित्र मैं आपके सामने रख रहा हूं मस्तिष्क का, वो है ये। ठीक है, तो जैसा मैं बोल रहा था, मस्तिष्क ऐसा कलरफुल नहीं होता, केवल समझने के लिए आपको इस चित्र को बिठाना है दिमाग में। अब देखिए, जो आपका मानव मस्तिष्क है, सबसे पहले आप याद रखें कि मानव मस्तिष्क तीन भागों में जो है वो आपका बटा होता है। कौन कौन से वो तीन भाग हैं देखिए। ठीक है, इसमें से ये वाला हिस्सा वो पहला हिस्सा है, जिसको कहा जाता है फ्रंटल लोब। इसमें से अधिकांश नाम आपको अंग्रेजी में ही याद रखने हैं, मैं हिंदी में ही बताऊंगा, लेकिन हिंदी में ये एग्जाम में आता नहीं है, ये पूछता ही इंग्लिश में है। ठीक है, फ्रंटल लोब पहला हिस्सा। दूसरा जो आपका हिस्सा होता है बेटा, उसको कहते हैं पेराइटल लोब। तीसरा हिस्सा कहलाता है ऑक्सीपिटल लोब। ये तीन हिस्से हो गए ब्रेन के, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब और आपका ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, अब इसको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फ्रंटल लोब को ही फोर ब्रेन कहते हैं, फ्रंटल लोब को ही फोर ब्रेन कहते हैं। जो पेराइटल लोब होता है उसको मिड ब्रेन कहा जाता है, मिड ब्रेन। और जो ऑक्सीपिटल लोब होता है उसको हिंड ब्रेन कहा जाता है। किसी भी नाम से आपको पूछ सकता है बेटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। शुद्ध हिंदी में देखें तो जो फोर ब्रेन है इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क। इसको क्या कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क। मिड ब्रेन का मतलब क्या होता है? मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और जो हिंड ब्रेन है इसका मतलब क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क, है ना। तो सामान्य भाषा में आप ये समझ सकते हो कि मस्तिष्क का जो सामने वाला हिस्सा होता है उसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं, जो बीच वाला हिस्सा होता है वो मध्य मस्तिष्क कहलाता है, और जो अंतिम हिस्सा होता है उसको पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क, या बोल सकते हो आप फोर ब्रेन, बीच वाला हिस्सा मिड ब्रेन और अंतिम हिस्सा हिंड ब्रेन।
ये तो इजी है, ये नाम इजी है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। लेकिन पहला जो मैंने नाम बताया ये थोड़ा सा कठिन है, इसको दिमाग में बिठाइए, ठीक है। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। अगर आप देखोगे तो पहला हिस्सा क्या है, फ्रंटल लोब, फिर बीच वाला हिस्सा क्या है, पैराइटल लोब, और अंतिम हिस्सा क्या है, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे इसमें और भी कुछ नामकरण मैंने पहले से करके रखे हैं, जिसमें से ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा खास करके, इसमें लिखा हुआ है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब को शुद्ध हिंदी में कहा जाता है अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क। कई स्रोत में टेम्पोरल लोब को ब्रेन का चौथा पार्ट या चौथा हिस्सा भी कहा जाता है। बट बेसिकली जो ब्रेन है वो तीन भाग में बटा होता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। चौथा हिस्सा अगर मानना चाहें आप तो अनुमस्तिष्क को या टेम्पोरल लोब को ब्रेन का चौथा हिस्सा मान सकते हैं, ठीक है। इसमें जो पोन्स स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, सेरिबेलम स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, मेडुला ऑब्लांगेटा आपको दिखाई दे रहा है, इसको अभी आप स्किप कर दीजिए। एक्चुअल में ये तीनों का तीनों जो है वो हिंड ब्रेन का हिस्सा है। अभी ब्रेन के एक एक हिस्से को हम पढ़ने वाले हैं, तो वो नामकरण भले ही हो गया है बट वो हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। अगला जब आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्पाइनल कॉर्ड, हिंदी में क्या कहते हैं, मेरू रज्जू। तो मेरू रज्जू मस्तिष्क का ही जो अंतिम हिस्सा है, वो आगे रस्सी के रूप में निकल करके हमारे रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच से गुजरता है, वही है मेरू रज्जू। अभी उसको स्किप करते हैं, इसके बाद हम इसको देखेंगे, पहले मस्तिष्क को समझ लेते हैं फिर मेरू रज्जू। तो आपको इस स्ट्रक्चर में मेन जो याद रखना है वो ब्रेन के तीन हिस्सों को जो है वो याद रखना है, जिसके अंतर्गत जो मस्तिष्क का पहला हिस्सा है वो फ्रंटल लोब है, बीच वाला हिस्सा पैराइटल लोब है, अंतिम हिस्सा ऑक्सीपिटल लोब है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। एक होता है यहाँ पे अनुमस्तिष्क, टेम्पोरल लोब, जिसको मस्तिष्क का चौथा हिस्सा कहा जा सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। एक एक करके हम तीनों हिस्सों को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी खोपड़ी के भीतर, कपाल के भीतर, ये जो ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क का जो आपका ब्रेन होता है वो किसमें डूबा रहता है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन होता है वो एक प्रकार के द्रवनुमा संरचना में, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो आपका बोल सकते हो डूबा रहता है या तैरता रहता है, ऐसा मान सकते हो। तो ये ब्रेन के चारों तरफ जो आपका फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको CSF कहते हैं। अब CSF मतलब किसी फोर्स का जो है नाम नहीं है, CSF का पूरा नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक प्रकार का ये द्रव है। तो एग्जाम में ये पूछता है मानव मस्तिष्क के चारों तरफ कौन सा द्रव भरा होता है या ब्रेन किस में डूबा होता है, तो ब्रेन CSF में डूबा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में जो है वो आपका डूबा रहता है, ठीक है। एक चीज और याद रखिए, दो टर्म है, कई छात्र उसमें कंफ्यूज होते हैं, मुझे अभी याद आया तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एक होता है बेटा ECG, ECG, और एक होता है EEG। ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसमें कार्डियो वर्ड मेन है। कार्डियो वर्ड से आप ट्रेस करना, कार्डियो या कार्डियक वर्ड रिलेटेड रहता है हार्ट से, हृदय से, ठीक है। तो हृदय धड़कन के लिए जो आपका प्रणाली होती है, मतलब उससे रिलेटेड जो आपका चेकअप वगैरह मेडिकल में होता है वो ECG कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जबकि EEG,
यहाँ पे ई का मतलब होता है इंसेफेलो, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, और ये रिलेटेड रहता है किससे? आपका ब्रेन से। ये एग्जाम में पूछता है। मस्तिष्क की क्रियाशीलता को जांचने के लिए, परखने के लिए, देखना कई लोगों को जो आपका मेंटल वगैरह प्रॉब्लम रहता है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, उनका ईईजी कराया जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। जबकि हार्ट से रिलेटेड है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्लियर है इतना? चलिए अब हम ब्रेन पे जो है वो आपका वापस आते हैं, और ब्रेन के जो एक एक हिस्से हैं उनको जो है हम देखते हुए चलते हैं। तो इसमें ब्रेन का पहला हिस्सा हम देखते हैं जो कि है फ्रंटल लोब, है ना? इसी को क्या कहेंगे? आपका फ्रंटल लोब, यही फ्रंटल लोब कहलाएगा। इसी का नाम है फोर ब्रेन। इसी को कहते हैं क्या? आपका अग्र मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का जो आपका पहला हिस्सा है, जो आपका फोर ब्रेन है, ठीक है, उसमें मुख्यतः आपको ये तीन प्रकार के जो आपके हिस्से हैं या ऑर्गन, जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, वो आपको याद रखना है। एक याद रखना है सेरेब्रम। अब इसका हिंदी मत याद रखना, शुद्ध हिंदी में बता भी नहीं पाऊंगा, ना ही वो हिंदी में ऐसा नाम पूछेगा। वो लिखा भी रहेगा ना तो ऐसा सेरिब्रम लिखा रहेगा हिंदी में भी, ठीक है? तो उल्टा जो है वो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो एक सेरिब्रम याद रखना। दूसरा हिस्सा ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब। तीसरा हिस्सा डायनसेफेलॉन, तीसरा हिस्सा याद रखना है डायनसेफेलॉन। इस डायनसेफेलॉन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका थैलेमस और एक होता है आपका हाइपोथैलेमस। गॉट इट? कुल मिला के तीन हिस्से पहले तो आप दिमाग में बिठा लो। कौन कौन से तीन हिस्से बिठा लो? एक तो आपको याद रखना है सेरिब्रम, दूसरा ऑल्फैक्टरी लोब, तीसरा डायनसेफेलॉन। अब ये वर्गीकरण वगैरह या इनका नाम वगैरह आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इनका काम। हम देखिए बेटा हमेशा पढ़ते सीधे हैं, क्वेश्चन उल्टा पूछता है। कैसे? वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो इनके मेन काम मैं आपको बता देता हूं। जो सेरिब्रम होता है, ये मनुष्यों में बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। मनुष्यों में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, डायरेक्ट ऐसा पूछता है। अब मैंने पढ़ाया सीधा है आपको, क्वेश्चन उल्टा पूछेगा कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है? उत्तर लिया जाएगा क्या? आपका सेरिब्रम। इसके अलावा मानव का जो मेमोरी पावर है, स्मृति क्षमता है, मैं यहाँ पे जो फ्लुएंटली बोल पा रहा हूँ, कोई चीज मेरे दिमाग में स्टोर है, याद है, तभी तो वो मेरे स्मृति से वाणी के रूप में बाहर आ रहा है। तो बोलना अर्थात स्मृति के साथ साथ जो हमारा वाणी है, उसके लिए भी सेरिब्रम उत्तरदायी है। जो हमारा चेतन मस्तिष्क है, ठीक है, उसके लिए भी सेरिब्रम उत्तरदायी है। तो मेन बुद्धि का केंद्र, स्मृति का केंद्र क्या होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये होता है सेरिब्रम, जो कि अग्र मस्तिष्क का या फिर फ्रंटल लोब का या फिर बोल सकते हो फोर ब्रेन का क्या है? आपका हिस्सा है, ठीक है? दूसरा है, अब इसको मैं याद करने का कुछ ट्रिक भी बता दूंगा आपको। हालांकि मैं ट्रिक विरोधी हूं, लेकिन क्या करेंगे, ये चीजें आप रोज की जिंदगी में तो पढ़ते हैं ही नहीं, अचानक से पढ़ते हैं और आपको याद रखना रहता है, तो उसका तरीका भी बताऊंगा याद करने का। पहले सबके कार्य देख लेते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब को शुद्ध हिंदी में घ्राण पिंड कहा जाता है। ये कई बार शुद्ध हिंदी में पूछ देता है, घ्राण पिंड, ठीक है। अब ये जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है, ये विशेषकर मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित रहता है। मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा क्या होता है? विकसित होता है। जैसे कि शेर हो गए, बाघ हो गए, इवन जो आपके कुत्ते बिल्ली होते हैं, ठीक है, उनमें भी जो है ये ज्यादा विकसित रहता है। क्या चीज है ये? सूंघने की शक्ति। हम चीजों के गंध को जो आपका महसूस कर पाते हैं,
विभिन्न प्रकार के ऑर्डर को फील कर पाते हैं, फ्रेग्रेंस को फील कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं, उसके लिए उत्तरदायी है अग्र मस्तिष्क का ये ऑल्फैक्टरी लोब या घ्राण पिंड। और आपको पता होगा जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो कई किलोमीटर दूर से अपने शिकार की गंध को जो है वो आपका सूंघ लेते हैं, क्योंकि उनमें जो ऑल्फैक्टरी लोब या घ्राण पिंड होता है वो ज्यादा विकसित होता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मांसाहारी जंतुओं में निम्न में से कौन सा हिस्सा अधिक विकसित होता है, या मानव मस्तिष्क में सुगंध के लिए या गंध के लिए कौन सा हिस्सा उत्तरदायी है। उत्तर लेना है आपको ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, अब इन दोनों को याद कैसे करोगे, कुछ सिली ट्रिक्स मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक, जैसे इसमें ब्रह्म, ब्रह्म को भ्रम वर्ड से याद रखना, जो ब्रह्म है वो भ्रम करके याद रखना, क्योंकि सेरिब्रम कई बार छात्र इसमें कंफ्यूज होते हैं। आगे एक और जो हम आपका ऑर्गन पढ़ेंगे वो है सेरिबेलम। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम एक टाइप का लगता है, जबकि सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, तो मैंने कहा ब्रह्म में भ्रम वर्ड याद रखना, क्या चीज भ्रमित होती है, बुद्धि भ्रमित होती है, बस भ्रम, भ्रम वर्ड याद रख लेना। और भ्रम में दिमाग में बिठाना, क्या भ्रमित होता है, बुद्धि भ्रमित होता है, तो बुद्धि के लिए उत्तरदायी है ब्रह्म अर्थात सेरिब्रम। ठीक है, उसी प्रकार से ऑल फैक्ट्री में फैक्ट्री वर्ड याद रखना, फैक्ट्री में बदबू वगैरह रहती है, फैक्ट्री में गंध रहता है, हर फैक्ट्री में एक विशेष प्रकार का गंध रहता है, तो सुगंध के लिए उत्तरदायी है फैक्ट्री अर्थात ऑल फैक्ट्री लोग। कृपया करके अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट ये क्लास ये वीडियो देख रहा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस प्रकार के सिली कोड्स के लिए। ठीक है, ये चीजें मुझे पसंद नहीं है, लेकिन छात्रों को बहुत पसंद रहता है तो बताना पड़ जाता है। हाँ, जरूरी भी है, क्योंकि ये चीजें मैंने कहा ना, आप हर रोज तो पढ़ते हैं नहीं, ना ही हर एग्जाम में इस प्रकार का साइंस डीप पूछा जाता है, तो कुछ कुछ चीजों को कोडिंग आप कर सकते हैं, लेकिन हर चीज को कोडिंग करके याद रखना सही नहीं होता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है डायनसेफेलॉन। ठीक, तो इसमें डायन वर्ड याद रख लो, डायन के दो बॉडीगार्ड हैं ऐसा याद रख लो, एक का नाम है थैलेमस और एक का नाम है हाइपोथैलेमस। नाम भी लग रहा है ना बॉडीगार्ड टाइप, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, किसके, डायन के, डायनसेफेलॉन के। ठीक, इनका काम क्या है, जो थैलेमस होता है, जो आपका थैलेमस होता है विशेष करके ये ताप नियंत्रण का केंद्र होता है। मानव शरीर का जो आपका ताप नियंत्रित होता है, उस ताप नियंत्रण का केंद्र जो है ये आपका थैलेमस होता है। जैसे कि मतलब ठंडा, कोई चीज ठंडा है या कोई चीज गर्म है, इसका आभास कर पाना या इसको पहचानना, ये शक्ति हमको थैलेमस ही देता है। तो टी से थैलेमस और टी से टेम्परेचर वर्ड याद रख लेना, टेम्परेचर मतलब ताप। ठीक है, तो ताप नियंत्रण से संबंधित है आपका थैलेमस, राइट। उसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में हाइपो वर्ड याद रखना, आप हाइपो वर्ड से हाइपर वर्ड याद रखना। हाइपर हो जाना मतलब गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। बेसिकली जो हाइपोथैलेमस है ना बेटा, ये इमोशन का केंद्र है, भावनाओं का केंद्र है। युवा अवस्था में भावनाएं जो हैं, आप सभी को तो पता है ना, फीलिंग्स। ठीक, तो गुस्सा होना, रोना, हंसना, मुस्कुराना, खुश होना, इवन भूख लगना, प्यास लगना या भूख प्यास का न लगना, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, खुशी, गुस्सा, रोना, भूख, प्यास, हर प्रकार की जो भावनाएं होती हैं, इनका जो केंद्र होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। तो एक वर्ड क्रोध वर्ड से याद रख लो, हाइपर हो जाना मतलब गुस्सा हो जाना, फिर गुस्से में सारी भावनाओं को आप ऐड कर लेना, तो भावनाओं का केंद्र होता है क्या आपका हाइपोथैलेमस। बस अग्र मस्तिष्क का फोर ब्रेन के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आप स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। अग्र मस्तिष्क कहिए या फ्रंटल लोब कहिए या फोर ब्रेन कहिए, एक ही बात है। तीन प्रमुख आपको यहाँ पे हिस्से याद रखने हैं, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, डायनसेफेलॉन।
डायनसेफेलॉन के दो हिस्से होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, भ्रम वर्ड याद रखना, बुद्धि, बुद्धि भ्रमित होती है तो बुद्धि स्मृति का केंद्र, चतुराई का केंद्र, वाणी का केंद्र होता है। ऑल्फैक्टरी, फैक्ट्री वर्ड याद रखना, उससे गंध वर्ड को ट्रेस कर लेना। सुगंध का केंद्र होता है, मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित होता है। हाइपोथैलेम आपका डायनसेफेलॉन, तो डायन के दो याद रख लो क्या, बॉडीगार्ड, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। टी फॉर थैलेमस, टी फॉर टेम्परेचर, ताप नियंत्रण का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस में हाइपर वर्ड याद रखना, तो गुस्सा, क्रोध, रोना, हंसना, खुशी, भूख, प्यास, हर प्रकार की भावनाओं का केंद्र क्या होता है आपका, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मध्य मस्तिष्क की ओर जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, मेन अग्र मस्तिष्क से प्रश्न बनता है और पश्चिम मस्तिष्क से बनता है, मध्य मस्तिष्क से प्रश्न बनता है नहीं। मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क या पेराइटल लोब के नाम से जाना जाता है। ये मध्य वाला हिस्सा है पेराइटल लोब। अब ये जो मध्य मस्तिष्क होता है, ये इसकी क्या खासियत है, ये किस चीज का नियंत्रण करता है, ज्यादातर इससे प्रश्न तो बना नहीं है आज तक। तो इसको केवल मध्य मस्तिष्क को आप एक वर्ड दिमाग में बिठा लो, विजन या दृष्टि। ये मेन दृष्टि का केंद्र होता है। कहने का मतलब क्या है, दृष्टि के नियंत्रण का केंद्र, किसी भी वस्तु को पहचानना या किसी भी प्रतिबिंब को पहचानना, है ना, क्लियर तरीके से देख पाना, इसके लिए मध्य मस्तिष्क पैराइटल लोब जो है वो उत्तरदायी होता है। अब आप सोच रहे होंगे देखने का काम तो किसका है, नेत्र का है। नेत्र देखिए, नेत्र एक प्रकार का कैमरा है और उसका जो सॉफ्टवेयर है ना, वो हमारा ब्रेन है। केवल लेंस फोटो खींच पाएगा क्या, नहीं खींच पाएगा ना, उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। उसी प्रकार से नेत्र में जो आपका रेटिना होता है, उसमें वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, नेत्र में और कैमरे में। ठीक है, ये फिजिक्स में भी आपको मैं पढ़ाया हूं कि नेत्र में और कैमरे में वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैमरे में उसको सीधा करके दिखाने का काम सॉफ्टवेयर का है, और हमारे नेत्र के रेटिना में जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसको सीधा करके हमारा ब्रेन दिखाता है। तो देखने के लिए मस्तिष्क का जो हिस्सा उत्तरदायी है वो बीच वाला हिस्सा है, मिड ब्रेन है या पैराइटल लोब है। बस इसके बारे में इतना याद रखना है। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीपिटल लोब, है ना, या हिंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की ही भांति पश्चिम मस्तिष्क में कुछ प्रमुख आपको हिस्से याद रखने हैं, जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसमें एक हिस्सा याद रखना है आपको, सेरिबेलम। देखो मैं बोला था अग्र मस्तिष्क में होता है सेरिब्रम, जबकि पश्चिम मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिब्रम, और एक क्या बता रहा हूं अभी मैं, सेरिबेलम। इसमें छात्र बहुत कंफ्यूज होते हैं। सेरिब्रम जो है वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, जबकि सेरिबेलम जो है वो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। क्लियर है, जो कम वर्ड का है वो शुरुआती अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, जो ज्यादा वर्ड का है वो बाद के पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। क्लियर, तो यहाँ पे सेरिबेलम की बात हो रही है। सेरिब्रम में तो आपको अच्छा एक ट्रिक बता दिया, ब्रम को भ्रम वर्ड से याद रखना, और भ्रमित क्या होता है, बुद्धि, तो बुद्धि का केंद्र मैंने बता दिया क्या, आपका सेरिब्रम। अब सेरिबेलम किस चीज का केंद्र होता है, तो देखिए जो हमारा सेरिबेलम होता है ना, इसके बारे में एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर इसका कार्य मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा अल्कोहल से प्रभावित होता है, मतलब शराब पीने से, दारू पीने से कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, तो वो हिस्सा है सेरिबेलम। ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब ऐसा क्यों,
देखना क्या होता है, अल्कोहल पीने के बाद व्यक्ति झूमने लगता है, लड़खड़ाने लगता है, दो पैरों पे खड़े नहीं हो पाता, गिर जाता है, अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाता, क्योंकि अल्कोहल पीने से सेरिबेलम पे इफेक्ट पड़ता है, जो कि शरीर के संतुलन का केंद्र है। ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है, और ज्यादा अल्कोहल पीने से ये प्रभावित होता है और व्यक्ति अपना संतुलन नहीं बना पाता, गिर जाता है इसीलिए। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, सेरिबेलम जो होता है वो शरीर के संतुलन का केंद्र होता है, और अल्कोहल पीने से ये सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारे शरीर में यहीं पे प्रभाव पड़ता है। अब अल्कोहल पीने से लिवर भी डैमेज होता है, बट यहाँ पे ब्रेन की बात हो रही है, ब्रेन का सेरिबेलम इफेक्ट होता है, जिससे व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है। एक फैक्ट आपको और बता रहा हूं, मस्तिष्क का ये जो आपका हिस्सा है ना, ये पक्षियों में सबसे अधिक विकसित होता है, पक्षियों में सबसे अधिक विकसित होता है, क्योंकि पक्षियों को जो है वो आपका उड़ना रहता है, अपने शरीर को संतुलित बनाए रखना है। ठीक है, तो पक्षियों में सबसे अधिक विकसित होता है, जैसे कि ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है वो मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित होता है, उसी प्रकार जो सेरिबेलम होता है वो पक्षियों में ज्यादा विकसित होता है। इसका मेन कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है, और अल्कोहल से ये प्रभावित होता है। याद हो जाएगा, इजी है। ठीक है, उसके बाद देखो और कौन कौन से हिस्से हैं पश्च मस्तिष्क के। तो एक है आपका पोन्स, और एक है आपका मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ठीक है, पोन्स के बारे में जानते हैं। पोन्स का जो आपका कार्य होता है, ये श्वसन तंत्र से संबंधित होता है, श्वसन तंत्र से ये क्या होता है, संबंधित। ठीक है, अब देखो सेरिबेलम को कैसे याद रखोगे, ये वाले को, बेलम। ठीक है, ज्यादा शराब पी के आने से पत्नी किससे मारती है, बेलन से मारती है। बेलम वर्ड से याद रखना, बेलन, बेलन से मार खाता है पति तब जब वो शराब पी के आता है, और शराब से फिर ट्रेस कर लो, क्योंकि अत्यधिक शराब पीने से प्रभावित होता है सेरिबेलम, क्योंकि ये शरीर के संतुलन का केंद्र होता है, पक्षियों में ज्यादा विकसित होता है। पोन्स नाम ही है स्पंज टाइप, पोन्स ये नाम ही स्पंज टाइप लग रहा है, और हमारे फेफड़े स्पंज के समान होते हैं, फेफड़ा से आप ट्रेस कर लेना, श्वसन तंत्र से संबंधित होता है पोन्स का कार्य। अंतिम में है मेड्यूला ऑब्लांगेटा, बड़ा मतलब किसी लेडी मॉडल के नाम जैसा लगता है। ठीक है, इस प्रकार का नाम रहता है ना मॉडल लोगों का। मेड्यूला ऑब्लांगेटा का मेन काम क्या होता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा का मेन काम प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का ये केंद्र होता है। साथ ही साथ जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इन अनैच्छिक क्रियाओं का ये केंद्र होता है। प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं जब मेरुरज्जु पढ़ाऊंगा तब। अनैच्छिक क्रिया इसको समझ लो, आपकी बिना इच्छा के होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनको ये नियंत्रित करता है। बिना इच्छा के क्या होता है सर, आपके शरीर में बहुत सारी चीजें आपकी इच्छा के बिना होती हैं। कैसे, एग्जाम्पल के लिए छींकना, इसको आप रोक पाते हो क्या, नहीं रोक पाते। खांसना, वोमिटिंग, या फिर आपका उल्टी करना, बहुत कोशिश करते हो रोकने का, रोक पाते हो, नहीं रोक पाते। वो आपकी इच्छा में नहीं है, वो अनैच्छिक क्रिया है। वोमिटिंग अगर आपको लग रहा है वो होकर के रहेगा, छींक आपको आ रही है, छींक आकर के रहेगी, खांसी आपको लग रही है, खांसी आकर के ही रहेगी। तो इस प्रकार की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिन पर आपकी इच्छा नहीं चलती, आपका नियंत्रण नहीं हो पाता, एक्चुअल में वो नियंत्रित करती है ये मॉडल। कौन मॉडल, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ठीक है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है। क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। इतने में हमारा ब्रेन वाला हिस्सा जो है वो आपका समाप्त हो जाता है। तो ब्रेन वाले हिस्से के अंतर्गत हमको देखना है
फोर ब्रेन या फिर उसको फ्रंटल लोब कहते हैं। फिर हमने देखा आपका ऑक्सीपिटल लोब या मिड ब्रेन। फिर अभी अंतिम में हमने देखा आपका पैराइटल लोब या मिड ब्रेन, और अंतिम में देखा हमने ऑक्सीपिटल लोब या हिंड ब्रेन, जिसके अंतर्गत आपको याद रखना है सेरिबेलम को, पोन्स को और मेड्यूला ऑब्लांगेटा को। सेरिबेलम ये संतुलन का केंद्र होता है, अल्कोहल से प्रभावित होता है, पक्षियों में ज्यादा विकसित होता है। पोन्स श्वसन तंत्र संबंधित होता है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण इसके द्वारा होता है और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण इसके द्वारा होता है। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है, इसको समझने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्पाइनल कॉर्ड या मेरू रज्जु को समझते हैं। मेरू रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, ये जो वर्ड है बेटा, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में ये बना हुआ है स्पाइनल प्लस कॉर्ड वर्ड से। स्पाइनल मतलब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी या रीढ़ बोल सकते हो, ये वाला हिस्सा। कॉर्ड मतलब होता है बेटा रस्सी, ठीक है। इस रीढ़ की हड्डी के भीतर जो रस्सी नुमा संरचना है उसी को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है मेरू रज्जु, क्योंकि रीढ़ की हड्डी को हिंदी में कहा जाता है मेरुदंड और रस्सी को शुद्ध हिंदी में कहते हैं रज्जु। तो मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी के भीतर जो रस्सी है, जो रज्जु है, उसी को कहा जाता है मेरू रज्जु, ठीक है। तो देखो बेटा, हमने अभी अभी क्या देखा मस्तिष्क में, जैसे इस प्रकार का मस्तिष्क है, इसमें मस्तिष्क का जो आपका अंतिम हिस्सा था, एक अंतिम हिस्सा मैंने आपको बताया अभी अभी, पश्च मस्तिष्क में एक मॉडल मैंने आपको बताया, क्या, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। यही जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा है, जो कि पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन का हिस्सा होता है, यही आगे चल करके रस्सी नुमा संरचना के रूप में आगे बढ़ करके, यहां से देखो ये ब्रेन हो गया और मेडुला ऑब्लांगेटा आगे बढ़ करके रस्सी नुमा संरचना के रूप में रीढ़ की हड्डी के भीतर ऐसी रस्सी नुमा संरचना के रूप में जाकर के आपका फैलता है। इसी को कहा जाता है मेरू रज्जु। तो जो काम मेडुला ऑब्लांगेटा का है एक्चुअल में, उसी का ब्रॉड रूप काम मेरू रज्जु का है। मेरू रज्जु भी रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे अचानक से आपके हाथ में कोई सुई चुभ जाती है, तुरंत आप अपना हाथ झटक लेते हो, सोचते हो क्या? ब्रेन नहीं काम करता वहां पे आपका स्पाइनल कॉर्ड काम करता है, ठीक है। कभी घर से निकलते हुए जूते में पैर घुसाते हो, आपको अचानक फील होता है कि जूते के अंदर तो कुछ है, कुछ कीड़ा है, तुरंत ऐसा जूता आप झटक देते हो सेकेंड से भी कम समय में। तो वो काम ब्रेन ने नहीं किया, वो काम किसने किया? स्पाइनल कॉर्ड ने, मेरुरज्जु ने, ठीक है। एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है, इसीलिए उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक है। कई बार आप देखते हो, आपको ऐसा लगता है कोई लकड़ी वकड़ी है या फिर कोई आपका रबर वगैरह है, अचानक से आपको सांप टाइप का फील होता है, तुरंत आप झटकते हो। तो ये जो त्वरित होने वाला रिएक्शन है कि कोई आपको पिंच कर दिया, पिन चुभ हो दिया, तुरंत आप झटकते हो, तो इस प्रकार का बहुत तेजी से होने वाली जो प्रतिक्रिया होती है मनुष्य के द्वारा जो आपका की जाती है, उसमें ब्रेन उत्तरदायी नहीं होता है। वो काम किसके द्वारा किया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड या मेरू रज्जु के द्वारा किया जाता है। तो ये मेरू रज्जु एक्चुअल में है क्या, लिख के और बताने की आवश्यकता नहीं है। बस ये याद रखना कि मस्तिष्क का जो पिछला हिस्सा, मस्तिष्क का ये जो पिछला हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, यही मेडुला ऑब्लांगेटा आगे रस्सी के रूप में निकल करके रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच स्थित होता है। इसी को मेरू रज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और मुख्यतः ये किसका केंद्र होता है?
तो ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र होता है। डायरेक्ट इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र कौन होता है, उत्तर लेना है आपको मेरुरज्जु। ठीक है, इतना याद रखना है आपको मेरुरज्जु के बारे में। अब देखिए, मैंने क्लास की शुरुआत में आपको एक चार्ट बना के बताया था, वहां पे आपको फिर से मैं लेकर के चलता हूं। ये देखिए कि तंत्रिका तंत्र में हम 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें से हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपका पढ़ लिया, जिसमें हमने ब्रेन देख लिया और स्पाइनल कॉर्ड देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने बताया था कि 2 भागों में इसको याद रखना, ज्यादा डीप इसको जाना नहीं, ज्यादा प्रश्न यहाँ से बनता नहीं है। क्रेनियल नर्व और आपका क्या, स्पाइनल नर्व। ठीक है, ये क्रेनियल नर्व जो और आपका स्पाइनल नर्व है, इसके बारे में केवल आप एक ही चीज याद रखें, ये क्रेनियल नर्व ब्रेन में 12 जोड़ी पाए जाते हैं। पूछेगा तो यही पूछेगा बस, क्रेनियल नर्व जो है वो ब्रेन में कितने जोड़ी पाए जाते हैं, 12 जोड़ी पाए जाते हैं। और जो स्पाइनल नर्व है, ये स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी पाए जाते हैं, 31 पेयर पाए जाते हैं बस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इतना ही आपको याद रखना है। एक बार और लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये देखो, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अंतर्गत हमने ब्रेन देख लिया और आपका स्पाइनल कॉर्ड देख लिया। पेरिफेरल तंत्रिकाओं का इस प्रकार से जो है वो आपका जाल है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में मैंने कहा था 2 प्रकार के नर्व आपको याद रखना है, एक तो क्रेनियल नर्व याद रखना है और एक आपको स्पाइनल नर्व याद रखना है। हिंदी में इसको कपालीय तंत्रिकाएं जो है वो आपका कहा जाता है, क्रेनियल नर्व को, और स्पाइनल नर्व को क्या कहते हैं, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। राइट, तो अभी मैंने बताया आपको क्रेनियल नर्व जो होता है वो ब्रेन में 12 जोड़ी पाए जाते हैं, 12 पेयर। और जो स्पाइनल नर्व होता है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी, 31 पेयर पाए जाते हैं। बस इतना ही याद रखना। ठीक है, तो वर्गीकरण में हमारा जो था ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आपका हो गया। अब अंतिम पे हम आते हैं जो कि है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसके 2 हिस्से होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, परानुकंपी और अनुकंपी। यहां से प्रश्न बनता है, ज्यादा तो यहाँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनता है, लेकिन उससे भी कभी कभार पूछा गया है। तो चलिए अब हम उस पर बात करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या इसी को कहते हैं क्या, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना, चार्ट में बनाते हुए मैं आपको बताया हूं। हिंदी में कहते हैं इसको परानुकंपी, है ना। और एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी। अब ये जो चित्र में बहुत सारी चीजें हैं, सभी काम की हैं, है ना। आपको जो नोट्स मिलेगा, जिन लोग बैच ज्वाइन किए हुए हैं वो उसको जूम करके देखते रहिएगा, है ना। अभी इसमें जितना लिखते बनेगा उतना लिख के मैं समझाता हूं कि इनका क्या काम है। और जिनको नोट्स वगैरह नहीं मिल पा रहा है, स्क्रीन के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उसमें व्हाट्सएप कीजिए और बैच से जुड़ जाइए निःशुल्क रूप से। अब देखिए, परानुकंपी का मेन काम क्या होता है और अनुकंपी का मेन काम क्या होता है। परानुकंपी जो होता है मनुष्य में सुख की स्थिति उत्पन्न करता है, जबकि जो अनुकंपी है ये मनुष्य में क्रोध, भय,
डर, दुख, ऐसा मान सकते हो, की स्थिति उत्पन्न करता है। और इजी वर्ड में आपको याद रखना है, और इजी वर्ड में याद रखना है तो परानुकंपी मनुष्य में रिलैक्स का कंडीशन उत्पन्न करता है, एकदम आप रिलैक्स हो जाओगे। जबकि अनुकंपी मनुष्य में फियर का, एंगर का, डर का, क्रोध का, इसका जो है वो आपका स्थिति उत्पन्न करता है। अब परानुकंपी तंत्र जब एक्टिव होता है शरीर में, तो शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। लाइक आंख की पुतली जो है वो सिकुड़ जाती है, हमारे रक्त स्त्राव में जो है वृद्धि हो जाती है, हृदय दर हमारा जो है वो कम हो जाता है, सॉरी, लार के स्त्राव में वृद्धि हो जाती है, हृदय दर कम हो जाता है, पाचन प्रक्रिया तेज हो जाती है। जबकि जब डर की स्थिति उत्पन्न होती है, अनुकंपी तंत्र एक्टिव होता है, आंख की पुतलियां चौड़ी हो जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाता है, श्वसन दर बढ़ जाता है, गला सूख जाता है, लार के स्त्राव में कमी हो जाती है, हमारे शरीर में एड्रीनेलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है, आपका जो मूत्राशय है वो फैल जाता है, मलाशय है वो सिकुड़ जाता है। अब ये सब चीज को कैसे याद रखोगे? एक एग्जाम्पल से, ठीक है? एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। अचानक से आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले, मतलब अर्ली मॉर्निंग, जब हल्का हल्का अंधेरा होता है, कई लोग निकलते होंगे, है ना? और अचानक से आपको सुनसान जगह पे 7-8 कुत्तों ने घेर लिया, दौड़ते हुए आए। अब आप एकदम सुन्न हो गए। जिन लोग कुत्तों से डर लगता है, खास करके उनके बारे में बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं कुत्ते की जगह शेर वर्ड यूज करता, लेकिन वो क्या है, थोड़ा काल्पनिक हो जाता। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी आप एकदम डर जाते हो, सबसे पहला चीज क्या होता है, आपका विजन एकदम क्लियर हो जाता है, आंखें एकदम चौड़ी हो जाती हैं, पुतलियां आपकी चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आपको अच्छा विजन चाहिए, क्योंकि आप खतरे की स्थिति में हो। आपका गला सूख जाता है डर के मारे, मतलब लार के स्त्राव में क्या हो गई, कमी हो गई। मैं इसके लक्षण बता रहा हूं ना, सिंपैथेटिक के, अनुकंपी के, जिस जो फियर, क्रोध की स्थिति उत्पन्न करता है। डरते हो, आंख की पुतलियां चौड़ी हो गई, गला सूख गया, मतलब लार के स्त्राव में क्या हो गया, कमी हो गया। कंडीशन लिखते हुए जा रहा हूं, ठीक है? आंख की पुतली फैल जाती है, लार के स्त्राव में कमी आ जाती है, गला सूखता है, ठीक? धड़कन बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, और सांस तेजी से चलने लगता है, हांफना चालू कर देते हो आप, मतलब श्वसन दर बढ़ जाता है, हृदय गति या हृदय दर, हार्ट बीट बढ़ जाता है, ठीक है? अब आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, भागना है या लड़ना है ना? दो ही काम होता है ना, या तो लड़ो या तो भागो। तो भागने के लिए भी एनर्जी चाहिए, लड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो आपके शरीर में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ पाचन वाले चैप्टर में, ग्लाइकोजन, वो टूटने लगता है किसमें, ग्लूकोज में, ताकि आपके शरीर को एनर्जी मिले। और ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसके लिए हमारे शरीर में एक हार्मोन है, एड्रीनेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? एड्रीनेलिन हार्मोन। मैं आगे हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्रंथि होती है, वहां से निकलता है। अभी कहां से निकलता है छोड़ो, ये किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, वहां से निकलता है। मेन एड्रिनेलिन हार्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा हार्मोन लाइफ सेविंग हार्मोन कहलाता है, या लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? जब भी आप इस प्रकार के कंडीशन में होते हैं, लड़ने की कंडीशन में, क्रोध की अवस्था में या डर की अवस्था में, तो आपके शरीर में तुरंत एनर्जी कहां से आती है? उस एड्रिनलिन हार्मोन के चलते। 7 कुत्तों से बच के आपको भगना है। हो सकता है आप इतनी तेजी से दौड़ोगे जितना जिंदगी में कभी नहीं दौड़े होगे। वो इंस्टेंट एनर्जी ये एड्रिनलिन हार्मोन आपको देगा, ठीक है? साथ ही साथ
मूत्राशय फैल जाता है, मूत्राशय फैल जाता है, मलाशय सिकुड़ जाता है। अब ये कैसे याद रखोगे? अरे डर की कंडीशन में आदमी को टॉयलेट लग जाता है ना, सुसु आने लग जाता है, उसके बाद पॉटी आने लग जाती है उसको डर के मारे। एग्जाम हॉल में कई लोगों को एग्जाम हॉल में घुसने से पहले टॉयलेट लगना चालू हो जाता है, प्रेशर आना चालू हो जाता है। रीजन है तुम डर रहे हो, डर रहे हो तो आपका मूत्राशय फैल रहा है तो आपको यूरिन आएगा, डर रहे हो तो आपका मलाशय सिकुड़ रहा है तो आपको 2 नंबर आएगा। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में कौन कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है जो कि अपने आप ये स्थिति उत्पन्न करता है। ठीक है, जिसका जस्ट उल्टा होगा पैरासिंपैथेटिक। ये सुख की स्थिति उत्पन्न करेगा, आंख की पुतली सिकुड़ जाएगी, लार के स्त्राव में वृद्धि हो जाएगी, श्वसन दर नॉर्मल रहेगा, हृदय दर नॉर्मल रहेगा, कोई ग्लूकोज ग्लाइकोजन ग्लूकोज में नहीं टूटेगा, उल्टा पित्तरस पित्ताशय पित्तरस निकालेगा, मूत्राशय सिकुड़ जाएगा, मलाशय जो है वो आपका सिकुड़ जाएगा। जब आप रात को सोते हो 8 घंटे के लिए, आपको यूरिन आता है क्या? नहीं आता। आपको 2 नंबर आता है क्या? पोटी वगैरह आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि आपका जो मूत्राशय है वो सिकुड़ा हुआ है, मलाशय जो है वो फैला हुआ है, प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि आप रिलैक्स पोजिशन में हो, सुख की स्थिति में हो। तो पैरासिंपैथेटिक सुख की स्थिति उत्पन्न करता है, सिंपैथेटिक क्रोध या डर की स्थिति में ये सारी चीजें एक्टिव होती हैं। इजी है, एक बार पढ़ोगे आप याद कर लोगे, जो मैं पीडीएफ दूंगा उसको दोबारा सुनना है तो वीडियो को आप रिवर्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा नर्वस सिस्टम का टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है। अंतिम में फिर से बोल लो, जिनको पीडीएफ वगैरह चाहिए, क्लासेस के लिंक चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो स्क्रीन के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर अपना नाम लिखें, प्रयोगशाला लिखें और हमको व्हाट्सअप कर दें। साथ ही साथ जो प्रयोगशाला परिचारक के कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी जो है लॉन्च हो गया है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, सेम वही प्राइस में जिसमें हम जीएस दे रहे थे, उसी में अब हम पूरा का पूरा साइंस जो है वो आपको दे रहे हैं। सारी क्लासेस, ईच एंड एवरी क्लासेस, चाहे वो जीएस की हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी की हो, चाहे आपका वो छत्तीसगढ़ की हो, चाहे वो साइंस की हो, किसी भी पार्ट की, सारी क्लासेस मेरे द्वारा ही इसमें जो है वो आपका ली गई हैं। तो यदि इनके बारे में आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं, पेड ऑनलाइन कोर्स के बारे में, तो ये जो नंबर है 7470960094, इस पे आप हमारे एकेडमी मैनेजर को व्हाट्सअप कीजिए। याद रखिए केवल इसमें वही बच्चे व्हाट्सअप करें जो पेड ऑनलाइन कोर्स में इंटरेस्टेड हैं या उनकी जानकारी चाहते हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला परिचारक के अलावा जो बाकी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, चाहे वो आपका कांस्टेबल के एग्जाम के लिए हो, छात्रावास अधीक्षक के कंप्लीट कोर्स के लिए हो, स्पेशल कंप्यूटर के लिए हो, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के लिए हो, एडीओ के लिए हो, सीजीपीएससी प्री के लिए हो, कंप्लीट व्यापम के लिए हो, प्री प्लस व्यापम के लिए हो, इन सभी के बारे में डिटेल आपको हमारे पेड ऑनलाइन कोर्स की इंक्वायरी नंबर 7470960094 में व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।